Hello, dear students. Myself, Dr. B.S. Bhola, Associate Professor in Geography, Government National College सिरसा। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या नेशनल एनवायरमेंटल नेशनल प्रोटेक्शन लॉस। सबसे पहले तो हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, परि जमा में आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण से अभिप्राय है हमें जो चारों ओर से घेरे हुए है, ढके हुए है। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है कि पर्यावरण वह है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। डगलस महोदय ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा परिपक्वता को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण का जो मतलब है वो ये है कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है। वह व्यक्ति के चारों ओर विद्यमान है। वह व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा वृद्धि को जो है वो प्रभावित करता है। अब आता है पर्यावरण संरक्षण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण संरक्षण से अभिप्राय है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का बचाव करना, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना। पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को विरूप होने से बचाना है। विरूपता से अर्थ है कि उसका रूप बिगड़ना या दूषित होना। इस प्रकार पर्यावरण की विरूपता का अभिप्राय है पर्यावरण का असंतुलन या प्रदूषण। मनुष्य जो है अपने विकास के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी निर्दयता से जो है वो उपयोग कर रहा है, जिसके कारण जो है हमारे जल में, हमारी वायु में और हमारे मिट्टी में जो है कुछ इस प्रकार के अनवांटेड तत्व जो है घुस गए हैं या शामिल हो गए हैं, जिनका मनुष्य के स्वास्थ्य पे जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे ही वायुमंडल का प्रदूषण कहते हैं। अब पर्यावरण जो है उसका संरक्षण की जो है वो आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं कि प्रकृति में विभिन्न गैसें एवं संतुलन अनुपात में रहती हैं। यदि यह चक्कर बिगड़ जाए तो इसके जो है कई प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन के कम होने से व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि हम जीवित प्राणी जो हैं वो ऑक्सीजन को सांस के रूप में इनहेल करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में असंतुलन हो जाए तो जल का प्रदूषण का खतरा पैदा हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देती है। प्रकृति में होने वाले असंतुलन से वायु, जल, भूमि, औद्योगिक एवं रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ये सभी प्रकार के प्रदूषण हमारे जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। उन सभी दुष्प्रभावों से बचने के लिए पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता है। अब पर्यावरण की जो विरूपता है या पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसका जो हमारे मानव जीवन पे या पशु पक्षियों पे जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्यों पे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है वायुमंडल प्रदूषण का। तो जल, वायु तथा ध्वनि प्रत्येक प्रकार का प्रदूषण जो है वो मनुष्य को प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। वायु में ऑक्सीजन बहुत अधिक कमी द्वारा जो है कमी तथा प्रदूषण से मृत्यु तक हो सकती है।
ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जब कारखानों आदि से होने वाली जहरीली गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्ति मर जाते हैं। अ, ऐसी ही एक घटना हमारे भारत में जो है भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है, हुई थी। इसमें जो है पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री में आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हो गया था और कई लाख लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही दिल्ली में प्रदूषण के कारण जो है श्वास संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों के कारण 7 करोड़ 30 लाख कार्य दिवस जो है वो नष्ट हो रहे हैं। और जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रकार बढ़ते प्रदूषण से जनजीवन जो है हमारा वो खतरे में पड़ गया है। ऐसे ही इस प्रदूषण का जो है प्रभाव है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। पेड़ पौधों के विकास और अस्तित्व पर भी जो है प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से वायु प्रदूषण इसे प्रभावित करता है। टोक्यो में इससे चेरी वृक्ष जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। इससे खड़ी फसलें भी प्रभावित होती हैं और अगर हमारे पेड़ पौधे जो है नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो वो टूट जाएगी और बाकी चीज़ों का भी जो है प्रदूषण होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इमारतों पर भी जो है प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव इमारतों पर देखने को मिलता है। इसका उदाहरण है ताजमहल। मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली जहरीली गैसों से इसका सौंदर्यीकरण नष्ट हो रहा है। आगरा का जो ताजमहल है इसमें जो संगमरमर पत्थर लगा हुआ है वो जो है उसका जो है उसकी वेदरिंग या उसका डिके जो है वो एसिड रेन से हो रहा है। ऐसे ही राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान संस्थान ने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि 350 वर्ष पुरानी इस इमारत के चारों ओर की प्रत्येक क्यूबिक मीटर वायु में बहुत अधिक प्रदूषक है। विशेषज्ञों का विचार है कि इसका कारण मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली जहरीली गैसें हैं। ऐसे ही मरुस्थलों में वृद्धि, पर्यावरण और प्रकृति का जो है वो आपस में घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटना आरंभ कर दिया है। इससे वातावरण में शुष्कता बढ़ गई है। अगर हमारी धरती पे पेड़ पौधे कम होंगे या नहीं होंगे तो मौसम का जो चक्र है वो प्रभावित होगा। बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा और मरुस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि होगी। भूक्षरण, जब वन काटे जाते हैं तो वनों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं, तो मिट्टी का कटाव नहीं होने देती। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा का जल जो है वो मिट्टी की ऊपरी परत को जो है वो अपने साथ बहा करके ले जाएगा। और यहाँ यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बहुत ही पेड़ पौधों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो उपजाऊ होती है। तो अगर वो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बाढ़ के पानी से या किसी तरह के से वॉश आउट हो जाता है तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो है मिट्टी का भी प्रदूषण हो जाता है। ऐसे ही दुर्लभ पशु पक्षियों के अस्तित्व को भी जो है खतरा हो जाता है। वनों के काटने से दुर्लभ पशु पक्षियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। इससे अनेक ऐसे जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं जो हमारे लिए कई प्रकार से जो है उपयोगी होते हैं। ऐसे ही एक और जो है प्रदूषण का दुष्प्रभाव है वो है तेजाबी वर्षा। प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है। कारखानों से जो व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं उसके कारण वायुमंडल में अनेक प्रकार के अम्ल जो है वो उसमें मिल जाते हैं। ये अम्ल पृथ्वी पर जो है तेजाबी वर्षा के रूप में बरसते हैं। इसके कारण मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा पृथ्वी के ऊपरी सतह भी जो है वो खराब हो जाती है। इस स्पष्ट है कि प्रदूषण के खतरों से आज का जीवन जो है दुष्कर हो गया है। इस संदर्भ में गुप्त एवं नंदा महोदय का एक कथन उल्लेखनीय है। मनुष्य ने न केवल प्रकृति के कोमल संतुलन को
अस्त-व्यस्त कर दिया है, बल्कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों एवं असावधानियों से बिना विचारे अंधाधुंध दुरुपयोग किया है। फलस्वरूप आज का वातावरण इतना अधिक दूषित हो गया है कि मानव का अस्तित्व ही उसे खतरे में लगने लग गया है। अ, इस दिशा में कई जो है वो रचनात्मक प्रयास किए गए हैं, तो मनुष्य और सुखी जीवन मात्र सपना बनकर रह गया है। अब देखना यह है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए। तो पर्यावरण संरक्षण के जो है विभिन्न उपाय उपाय किए जाने चाहिए, और इन्हीं उपायों के तहत जो है कुछ इस प्रकार के हमारे कानून बनाए गए हैं, इस प्रकार के लॉज़ बनाए गए हैं, अ, जिससे जो है हमारे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ संवैधानिक कानून जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे बात आती है कि लॉ या जो कानून है वो क्या है। ये एक प्रकार का जो है रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर जो है कुछ उसकी नियम उसके अंदर दिए होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार इस नियम का उल्लंघन करता है तो जो है अगर वो सिद्ध हो जाता है तो उसके तहत जो है उसके खिलाफ जो है वो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो भारतीय संविधान जो है पर्यावरण संरक्षण में एकदम स्पष्ट है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान का एक उजला दस्तावेज है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 48 कै और 51 6, या यूँ कहें कि आर्टिकल 48 ए एंड 51 6 का समावेश ही जो है इसलिए किया गया है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु प्रयत्न करेगा, जिससे वन और वन्य जीवन की पर्याप्त रूप से सुरक्षा हो सके। वनों, झीलों और नदियों व वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करेगा तथा जीवन मात्र के प्रति दयावान रहेगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर भारतीय संविधान में अनेक संशोधन किए गए तथा पर्यावरण संबंधी अधिनियम लागू किए गए, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत वन्य जीवन को प्रदेश की सूची से केंद्र की सूची में स्थानांतरित करके केंद्रीय सरकार को इसकी शक्तियां दे दी गई। 1952 में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1972 में इस अधिनियम के पारित होने के बाद बोर्ड द्वारा वन्य जीवन संरक्षण के लिए अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बनाए। इस अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य किए गए वो इस प्रकार है। नंबर 1, वह वन्य जीवन संबंधित परिभाषाएं निश्चित करता है। ये अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की पर्यावरण से संबंधित जो वन्य जीवन है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो है वो निर्धारित की गई कि किसे जो है वो वन्य जीव कहा जाएगा, किसे वन्य जीव नहीं कहा जाएगा। वह वन्य जीवन सलाहकार समिति वार्डन व उसके कर्तव्यों तथा शक्तियों को निश्चित करता है कि वार्डन की क्या क्या शक्तियां हैं। इसके अंतर्गत पहली बार संकटग्रस्त एवं विलुप्त होते वन्य जीवन की सूची बनाई गई व ऐसे जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत से संकटग्रस्त पौधों के संरक्षण की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीवन संरक्षण अभयारण्यों की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत चिड़ियाघर प्रशासन तथा प्रावधान किया गया। कुछ वन्य जीवन प्रजातियों की व्यवसायिकी के लिए लाइसेंस आदि की व्यवस्था की गई। सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। दूसरा है वन अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम 1980
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी जो राज्य हैं अ, उनमें मान्य था, क्योंकि उस समय 1980 में जो है भारत का जो जम्मू और कश्मीर राज्य था उसको कुछ विशेष अधिकार थे, और इसी वजह से वहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा था, बाकी पूरे देश में ये लागू था। इसके तहत जो है राज्य सरकारें वनों का प्रयोग केवल ज़रूरी कार्यों के लिए करेंगी, अन्यथा उसे केंद्रित सरकार से अनुमति लेनी होगी। एक सलाहकार समिति इस प्रकार के वनों के संरक्षण के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाएगी। वानिकी से अलग कोई भी अवैध कार्य वन के अंदर हो तो उसे तुरंत रोक देने की व्यवस्था है। 1992 में वन अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए जो इस प्रकार हैं। वन के भीतर बिजली की लाइन बिछाना, भूकंप सर्वेक्षण तथा बांध परियोजना प्रारंभ करने जैसी कुछ वानिकी कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेकर ही कार्य किया जा सकता है। इसी प्रकार चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबड़ आदि को वानिकी कार्यों में गिना जाएगा। यदि फल वाले वृक्ष, तेल और औषधि वाले वृक्ष लगाने हों तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। टसर सिल्क के लिए रेशम के कीड़ों का पालन हमारे देश में के आदिवासियों का प्राचीन व्यवसाय रहा है। इस अधिनियम के तहत कीड़ों का पालन मिश्रित प्रजातियों के पेड़ों पर किया जाए। रेशम के लिए कीड़ों का पालन करने के लिए केवल शहतूत के पेड़ों का लगाना भी एक वानिकी कार्य माना गया है, क्योंकि इससे वनों की विविधता नष्ट होती है और मोनोकल्चर को बढ़ावा मिलता है। वन के अंदर खनन को गैर वानिकी कार्य माना जाएगा। इस प्रकार वन संरक्षण अधिनियम में वनों की विविधता बनाए रखने का पूरा प्रयत्न जो है वो किया गया। ऐसे ही जल प्रदूषण या जल निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 या वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1972, इसके द्वारा देश में जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करके उसे स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास किया गया। इसके विशेष पहलू जो थे वो इस प्रकार थे। यह भूमिगत एवं सतही जल के स्रोतों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार के प्रावधान करता है। भूमिगत जल वो जल होता है जो भूमि के नीचे जो है पाया जाता है, और स्थायी जल हम उस जल को कहते हैं जो नदियों में बहता है। इसके तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई तथा इसके कार्य और शक्तियों का निर्धारण किया गया। बोर्डों के अनुदान, बजट, लेखा जोखा आदि का प्रावधान किया गया। कानून का उल्लंघन करके प्रदूषण करने वालों के लिए इसमें जुर्माना व सजा भी निर्धारित किए गए। इस अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या उद्योग या संस्थान किसी भी जल स्रोतों में किसी भी प्रकार का प्रदूषक या विषैली वस्तु का विसर्जन नहीं कर सकता, जिससे कि जल की गुणवत्ता में किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन हो या होने की संभावना हो। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके प्रमुख कार्य जो है वो इस प्रकार हैं। यह जल प्रदूषण के निवारण एवं रोकथाम के विषय में केंद्र को सलाह देता है। ये प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सलाह व मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण कैंप लगाता है तथा जनसंचार के माध्यम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। देश भर में जल प्रदूषण संबंधी सूचना एवं रिपोर्ट आदि को संकलित करता है तथा प्रदूषित जल के उपचार की विधियों को उपलब्ध करवाता है। देश भर में औद्योगिक कचरे की जांच के लिए कुछ प्रयोगशालाओं को जो है वो मान्यता दी गई है। इसी प्रकार जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। राज्य में स्थापित होने वाले किसी उद्योग से यदि किसी जल स्रोत की क्षति पहुंचने की संभावना हो तो राज्य सरकार को इसकी सूचना देता है। जल के मानक स्थापित करता है कि कितनी मात्रा में जल के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के तत्व जो है विद्यमान होने चाहिए, जिन्हें उस राज्य के उद्योगों को जो है वो मानना होता है। राज्य बोर्ड को यह अधिकार होता है कि किसी उद्योग के जल के नमूने एकत्रित करे, उसकी जांच कराए तथा उसके मानकों पर खरा न उतरने की दशा में उस उद्योग को नोटिस देकर उसकी अनुमति से इनकार कर दे।
यानी कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो इशू ना करे। बोर्ड का यह फ़र्ज भी है कि वह उद्योगों को उचित मार्गदर्शन दे ताकि उनके द्वारा जो जल का जो प्रदूषण है वो ना हो। इसी प्रकार वायु प्रदूषण या प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, एयर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में भी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत वायु के प्रदूषण को रोकने का प्रावधान है। इसकी जो धारा 21 व 22 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या उद्योग या संस्थान यदि राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित तत्व वायु में विसर्जित करता है और वायु को प्रदूषित करता है तो उसे कानून अपराधी माना जाएगा। उसके लिए 3 से 6 महीने की कैद एवं जुर्माना देने का जो है वो प्रावधान है। राज्य को वायु के नमूने उद्योगों की चिमनियों से इकट्ठे करने, जांचने और फैसला देने का अधिकार है। 1987 में वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण को भी जो है शामिल कर लिया गया था। अनुच्छेद 20 के तहत मोटर गाड़ियों द्वारा निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण पर भी जो है नियंत्रण का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 के तहत राज्य बोर्ड किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। जल अधिनियम में अनुच्छेद 29 तथा वायु अधिनियम में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एपेलेट अथॉरिटी का प्रावधान है, जिसमें 1 से 3 सदस्य होते हैं जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यदि किसी उद्योग को राज्य बोर्ड के फैसलों से शिकायत हो तो वह 30 दिन के भीतर जो है एपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है तथा वह अथॉरिटी दोनों पार्टियों का वक्तव्य सुनकर जांच कर यथाशीघ्र मामले का निपटारा कर देती है। ऐसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये अधिनियम 19 नवंबर 1986 को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यान्वित किया गया था। इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। वो परिभाषा है पर्यावरण में जल, वायु, धरती व इसके आपसी संबंध तथा उनका मनुष्यों एवं अन्य हर प्रकार के जीवों तथा पदार्थों से संबंध को सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के ठोस, द्रव अथवा गैसीय वस्तु की इतनी मात्रा में उपस्थिति जो पर्यावरण के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक हो या होने की संभावना रखती हो। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड को शक्तियां दी गई हैं कि वह पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार के लिए कार्यरत हो तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके साथ सहयोग करे। इस एक्ट में यह भी प्रावधान रखा गया है कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि जल, वायु एवं मृदा के मानक अलग अलग क्षेत्रों व उद्देश्यों के लिए निर्धारित हों, प्रदूषकों की सर्वाधिक अनुमति योग्य मात्रा निर्धारित हो, विस्फोटक और संकटग्रस्त पदार्थों के बनाने, रखने, दहन करने व विसर्जित करने के कड़े नियम निर्धारित हों। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निम्नलिखित दिशा निर्देश भी दिए गए। वे औद्योगिक इकाइयों को अच्छी से अच्छी प्रदूषक निवारण, नियंत्रण और उपचार की तकनीकी से अवगत कराएं। उद्योगों को प्रोत्साहन दें कि वे अपने कचरे का पुनः उपयोग या उनका पुनः चक्रण करें। औद्योगिक इकाइयों जैविक गैस एवं उत्पादन करें ताकि उनके कचरे का प्रयोग भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जा सके। साफ सुथरी तकनीकी को अपनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दें। 1994 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में जो है संशोधन किया गया तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए EIA का प्रावधान किया गया। ऐसी 29 विकास परियोजनाओं की सूची तैयार की गई जिन्हें प्रारंभ करने से पहले उसके द्वारा होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का संपूर्ण अध्ययन एवं आकलन करके केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। कुछ परियोजनाओं को राज्य बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि औद्योगिक इकाइयों का पर्यावरण संबंधी लेखा जोखा भी किया जाए। ऐसे ही एक और अधिनियम है, वो है मोटर वाहन अधिनियम 1988।
आज के युग में मोटर वाहनों द्वारा छोड़े गए धुएँ से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि जनसाधारण का जीवन जो है वो संकट में पड़ गया है। मोटर वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है वो निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत मोटर निर्माताओं और चालकों पर प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो है कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मोटर निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा बनाया गया वाहन निर्धारित सीमा से अधिक धुआं तो नहीं दे रहा। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रावधान किए। मोटर वाहन में भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा निर्धारित पुर्जे लगे होने चाहिए। मोटर वाहन में प्रत्येक मोटर वाहन को 3 से 6 महीने के अंदर प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र लेना होगा। मोटर कार मालिक को वाहन ठीक अवस्था में रखने के लिए कहा जाता है। उसे समय समय पर इंजन की ट्यूनिंग करवानी होगी। ट्रांसपोर्ट वाहन 10 वर्ष के लिए तथा अन्य वाहन 16 वर्ष की अवधि तक ही चल सकते हैं। भविष्य में बनने वाले इंजन शीशा रहित पेट्रोल वाले हों। भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता और सरकार द्वारा पारित अधिनियमों के पर्यावरण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जहां मानव का नैतिक कर्तव्य है, वहीं सरकार की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। थैंक यू।